जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो हिंदी है, हिंदी का जो बुक है चैप्टर 1 उसका पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो में सिलेबस डिस्कशन किया था, तो उसमें कितने पाठ हैं हिंदी के बुक में, कौन कौन से पाठ को पढ़ने हैं हमको, कौन सा काव्य खंड है, कौन सा गद्य खंड है, कौन सा प्रतिपूर्ति है। तो हमने बताया था कि हिंदी बुक में टोटल 29 चैप्टर पढ़ना है आपको, और 29 चैप्टर में से पहला जो चैप्टर है गद्य खंड का, उसका नाम है बातचीत। और उस बातचीत के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो बातचीत पाठ के जो लेखक है ना, उनके बारे में आज हम लोग परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, इसके बाद इस पाठ के आपके सारे सवाल बन जाएंगे, आपको बहुत ही आसानी से ये पाठ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है क्लास 12 का पहला पाठ है, जिस पाठ का नाम है बातचीत। और बातचीत पाठ क्या है? तो बातचीत पाठ जो है एक ललित निबंध है। सबसे पहला सवाल कि बातचीत पाठ क्या है? तो बातचीत पाठ एक ललित निबंध है जिसके लेखक जो है बाल कृष्ण भट्ट है। लेखक कौन है? तो बोलेंगे बाल कृष्ण भट्ट इसके लेखक है। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 23 जून 1844। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। जन्म कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ जन्म हुआ था? बोलेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनके पिता कौन थे? तो पिता थे बेनी प्रसाद भट्ट। इनके पिता बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से एक व्यापारी थे। क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे, पेशे से क्या थे? तो कौन थे? तो बोलेंगे बेनी प्रसाद भट्ट। और क्या थे पेशे से? तो एक व्यापारी थे। माता कौन थी? तो माता थी पार्वती देवी। ठीक है, माता थी पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है ना पढ़ने की लालसा, अध्ययन की लालसा जो है इनकी मां ने ही जगाया था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई कि मन में अध्ययन की लालसा किसने जगाया था बालकृष्ण भट्ट को? तो माता ने जगाया था। ठीक है, इनकी शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे लोग। 1867 में जो है प्रयाग मिशन स्कूल की एंट्रेंस परीक्षा दिया, पास हुए उसमें, और उसी में फिर क्या अध्यापन शुरू किया। 1869 से 75 के बीच अध्यापन किया। फिर 1888 में जो है 88 में पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुआ। ठीक है, तो 1888 में पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से। यानी ये जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित थे, तो उनकी प्रेरणा से, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप, पूछेगा आपसे, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया। क्वेश्चन पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किससे प्रेरित होकर हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ किया? तो भरतेंदु, राजा क्या बोलेंगे यहाँ पे, भरतेंदु हरिश्चंद्र, राजा भरतेंदु हरिश्चंद्र बोल सकते हैं आप। उसके बाद है, और वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। यानी कितने वर्षों तक ये चलाते रहे इस पत्रिका को? तो 33 वर्षों तक चलाते रहे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भरतेंदु युग के कवि थे। ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो है ये भरतेंदु युग के कवि थे। इनका उपन्यास के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इनका उपन्यास है रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी। आपको एग्जाम में पूछेगा रहस्य कथा के लेखक कौन है, बताएंगे बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजाने एक सुजान के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। हमारी घड़ी ऐसे याद करेंगे, उपन्यास है। सद्भाव का अभाव बालकृष्ण भट्ट का क्या है? उपन्यास। यहाँ पे देखेंगे नाटक कौन कौन से हैं। पद्मावती इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पद्मावती, शिशुपाल वध, सीता वनवास, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का टिकट, बाल विवाह, ये सब इनका क्या है? तो नाटक है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने 1000 से अधिक निबंध लिखे हैं। इन्होंने 1000 से अधिक निबंध लिखा। भट्ट जी आधुनिक हिंदी के रचनाकार, महान पत्रकार एवं निबंधकार थे। ठीक है, भट्ट जी जो है ना आधुनिक हिंदी के रचनाकार थे।
आधुनिक हिंदी के रचनाकार, महान पत्रकार एवं निबंधकार थे। ये तीनों थे। ये रचनाकार भी थे, महान पत्रकार थे, निबंधकार भी थे, निबंध भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे। ठीक है। और बालकृष्णन की तुलना यानी बालकृष्ण भट्ट की तुलना जो है ना वो एडिशन और स्टील से की जाती है। और ये किसने की है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हुआ? ये हमारा लेखक परिचय हुआ। ये बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है। तो अब हम जो है पाठ के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं पाठ के बारे में कि बातचीत पाठ में क्या है। देखिए समझाते हैं हम। देखिए इस पाठ में बातचीत के स्वरूप का वर्णन है। जो बातचीत पाठ है, इस पाठ में बातचीत के स्वरूप का वर्णन है। क्वेश्चन पूछेगा कि बातचीत पाठ में किसका वर्णन है? बोलेंगे बातचीत के स्वरूप का वर्णन है। ठीक है। इसके बाद है ईश्वर की, मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्ति में वाक शक्ति सबसे बड़ा स्थान है। यानी ईश्वर के द्वारा दिया गया सबसे बड़ी शक्ति जो है ना वो वाक शक्ति है। वाक शक्ति का मतलब बोलने की शक्ति। मनुष्य मानव पहले नहीं बोल पाता था, फिर बाद में उसका यहाँ जो है ये वाक शक्ति मिली, तब बोलना शुरू किया। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है ना तो बोलना नहीं जानता है, धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। तो सोच लीजिए ईश्वर के द्वारा सबसे प्रदत्त शक्तियों में महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है? तो बोलेंगे वाक शक्ति है। ठीक है। वाक शक्ति के बिना मनुष्य अपने मनोभाव को किसी और के पास नहीं पहुंचा सकेगा और न ही दूसरे के मनोभाव से परिचित हो पाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोगों को जो है बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम अपने मन के विचारों को, दुख दर्द को कैसे दूसरे के पास पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। तो बातचीत की यानी वाक शक्ति से ही हम लोग क्या कर पाते हैं? बातचीत कर पाएंगे, अपने मनोभाव को किसी दूसरे के सामने प्रकट कर पाएंगे या दूसरे के मनोभाव को अपने क्या कर पाएंगे? जान पाएंगे। ठीक है। तो इसलिए ये क्या है? महत्वपूर्ण शक्ति है। मानव संस्कृति के विकास का सबसे बड़ा आधार वाक शक्ति है। यानी मानव संस्कृति के विकास में सबसे बड़ा जो आधार है ना, सबसे महत्वपूर्ण आधार माना गया है वो वाक शक्ति को माना गया। क्यों वाक शक्ति को माना गया? क्योंकि बिना वाक शक्ति के हमारा विकास हो ही नहीं सकता, मानव का विकास हो ही नहीं सकता। जैसे ऐसे सोच सकते हो आप, कोई व्यक्ति नहीं बोलता है, आप उसके दुख दर्द को, फीलिंग्स को नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते हैं। लेकिन जो बोलता है उसको आप बहुत अच्छे से पहचान पाओगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए क्या है? मानव विकास का सबसे बड़ा आधार क्या है? वाक शक्ति है। बेन जॉनसन के अनुसार बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति कैसा है उसके बोलने से ही उसका जो व्यवहार है ना वो सामने आता है। तो बेन जॉनसन के अनुसार क्वेश्चन पूछा किसके अनुसार मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो किसके अनुसार? तो बोलेंगे कि बोलने से, बातचीत के अनुसार। और कौन बोला था ये? तो बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है। इसके माध्यम से मतलब बातचीत के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे के दुख सुख के सहभागी बनते हैं। यानी बातचीत के द्वारा ही जो है ना लोग एक दूसरे के क्या बनते हैं? सहभागी बनते हैं। यानी अपने दुख को दूसरे से सुनाते हैं, दूसरे के सुख दुख या सुख को क्या करते हैं? सुनते हैं, एक दूसरे के सहभागी बनते हैं। ठीक है। मनुष्य वाक शक्ति का प्रयोग बातचीत और भाषण में करता है। यानी मनुष्य जो है ना बातचीत वाक शक्ति का प्रयोग कहाँ करता है? वाक शक्ति का यानी बोलने की शक्ति का कहाँ प्रयोग करता है? बातचीत में करता है, उसके बाद भाषण में करता है। लेकिन दोनों को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग है। यानी बातचीत को और भाषण को व्यक्त करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। ठीक है। देखेंगे भाषण औपचारिक संबोधन से शुरू होता है। ठीक है। भाषण जो है औपचारिक, यानी हम मान लीजिए कि हमको भाषण देना है तो औपचारिक संबंध शुरू में बोलेंगे ना जी, रिस्पेक्टफुल यानी आदरणीय शब्द को जोड़ेंगे। ठीक है। लेकिन बातचीत करने के लिए, लेकिन जो है बातचीत दोनों के बीच होती है। बातचीत जो है ना दोनों के बीच होती है और ये सब जो है औपचारिक संबोधन का बातचीत के लिए जरूरी नहीं होता है। ठीक है। बातचीत दोनों के बीच होती है, जबकि भाषण को सैकड़ों लोग सुनते हैं। बातचीत जो है वो दोनों के बीच हो सकती है, 3 लोग 4, लेकिन भाषण को जो है क्या सैकड़ों लोग सुनते हैं। ठीक है।
उसके बाद देखेंगे भाषण में चुटीली बात का प्रयोग किया जाता है। भाषण में कैसी बात का प्रयोग किया जाता है? चुटीली बात का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे तालियां भी बजती हैं। जिससे क्या होती है? तालियां। ऐसे बातों का प्रयोग करते हैं जिससे लोग हमसे क्या हो, लोग हमसे प्रेरित हो और उस बातों पर क्या करें? तालियां बजाए, ठीक है। ये भाषण में होता है। आगे देखेंगे एडिसन के अनुसार श्रेष्ठ बातचीत दो लोगों के बीच हो सकती है। एकदम सत्य बात है, क्योंकि दो लोगों के बीच ही क्या हो सकती है? मन की बातचीत हो सकती है, अच्छी बातचीत हो सकती है, ठीक है। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाती है, बातचीत में अपनापन कम होने लगता है। यानी जैसे जैसे मान के चलो दो दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे हैं तो एकदम अपना फीलिंग्स अपने सामने रखेंगे उसके, ठीक है। लेकिन जैसे एक और कोई दोस्त आके बैठ जाएगा ना तो थोड़ा सा मजाकिया बात शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी ना, बातचीत में अपनापन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तीन लोगों की बातचीत अंगूठी में नल की तरह होती है। यानी असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो गई? दो लोगों के बीच। तीन लोगों के बीच बातचीत कैसी होती है? तो अंगूठी में नल की तरह होती है। अधिकतम जो है, अधिकतम 4 लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। अधिकतम कितने लोगों के बीच बातचीत हो सकती है? तो 4 लोगों के बीच बातचीत हो सकती है। 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को रामारामोवल कहा जाता है। 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है? रामारामोवल कहा जाता है, ठीक है। बातचीत एक कला है। बातचीत क्या? बातचीत एक कला है जिसे यूरोप में जो है ना आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है। तो बातचीत क्या है? एक कला है जिसे यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें कैसे बातचीत किया जाता है? इसमें वैसे बातों का प्रयोग किया जाता है जिससे सामने वाले जो होंगे ना उसके कान और हृदय दोनों ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है आपको समझ में आया? इसके आगे हम पहले इसको इरेज करेंगे, मिटाएंगे, तब समझाते हैं, ठीक है। चलिए तो उसके आगे पढ़ते हैं हम इस पाठ को। हम लोग जहां तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं कि बातचीत जो है, बातचीत एक कला है। बातचीत एक कला है। यूरोप में इसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बातचीत क्या है? बातचीत एक कला है। यूरोप में इसे क्या कहते हैं? तो बोलेंगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस कला में ऐसे बोला जाता है जिससे सुनने वालों का कान और हृदय जो है खुश हो जाता है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? यूरोप की एक कला है। इस कला में ऐसे बोला जाता है ना, जो सामने वाला, यानी मान के चलो मैं बोल रहा हूं तो मैं जिससे बोलूंगा, यानी जो सामने वाला है ना उसका कान और हृदय दोनों क्या होता है? खुश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है सबसे अच्छा बातचीत आत्मलाभ है। यानी सबसे अच्छा जो बातचीत है वो खुद से बातचीत है, खुद से बातचीत करना है, ठीक है। सबसे अच्छा बातचीत क्या है? आत्मलाभ है, खुद से बात करना है। अर्थात श्रेष्ठ बातचीत आत्मलाभ है। यानी खुद से बात करना, खुद के कमियों को खुद निहारना, खुद के कमियों को ठीक करके, उसको कमियों को हटा करके अपना लाइफ को क्या करना? अच्छा बनाना क्या होता है? आत्मलाभ कहलाता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद से बात करता है और भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर एक नवीन संसार का निर्माण हो सकता है, कर सकता है। कर सकता है, यहां पे बोल सकते हैं कर सकता है। मतलब ये हुआ कि सबसे श्रेष्ठ बातचीत कौन है? तो बोलेंगे आत्मलाभ है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? इसमें व्यक्ति जो है खुद से बातचीत करता है, खुद से बात करता है और खुद से बातचीत करने के बाद क्या करता है? अपने भीतरी मनोवृत्ति के आधार पर सोचता है कि हमारे में क्या कमियां हैं, उस कमियों को सुधार करके अपना क्या एक नया नवीन जीवन, नवीन संसार का निर्माण कर सकता है। बातचीत में जिह्वा की बड़ी भूमिका होती है। हमारे जिह्वा है, जीभ जो है उसकी बड़ी भूमिका होती है बातचीत में। अगर किसी व्यक्ति का जीभ नहीं होगा तो वो बात नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। वही बात है, बातचीत में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? बोलेंगे जिह्वा की होती है। जिह्वा की कतरनी और क्रोध को शत्रु माना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, जिह्वा की कतरनी को क्या माना जाता है? शत्रु। क्रोध को क्या माना जाता है? शत्रु। यानी मानव के जो है ना दुश्मन किसको माना गया इस पाठ के अंतर्गत? तो जिह्वा की कतरनी और क्रोध को शत्रु माना गया है, ठीक है। उसके बाद वाक शक्ति पर नियंत्रण कर व्यक्ति शत्रुओं से बच सकता है।
यानी अपने बोली पर, अपने वाक शक्ति पर नियंत्रण करके ना आदमी जो है वो क्या कर सकता है, अपने शत्रुओं से बच सकता है, अपने दुश्मनों से बच सकता है। यानी यानी आपको क्या करना है, अपने वाणी पर संयम रखना है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अवाक होकर बातचीत करना मन की एकाग्रता है। अवाक मतलब क्या, खुद से, यानी शांत होकर, शांत दिमाग से, मन से खुद से बात करना, वो क्या है, एकाग्रता है। जो जीवन का परम साध्य है, वही सत्य है, वही सच है, यानी खुद से बात करना वही सच है। रॉबिन्सन क्रूसो, इस पाठ में एक व्यक्ति आएंगे, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्षों के बाद लोगों के बीच आए, यानी 16 वर्षों तक उनको जो है जानवरों के बीच बांध करके रखा गया था, ठीक है। 16 वर्षों के बाद जो है इन लोगों के बीच आए और पहली बार जो है इन्होंने फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से क्या सुना था, आदमी का आवाज सुना था, ठीक है। यानी रॉबिन्सन क्रूसो, क्वेश्चन पूछेगा कौन व्यक्ति जो है 16 वर्षों के बाद फ्राइडे के मुख से जो है क्या आवाज सुनी थी, तो कौन था, रॉबिन्सन क्रूसो था। कितने वर्षों बाद, तो 16 वर्षों बाद, ठीक है। उसके बाद आधुनिक पंडितों की बातचीत, यानी पंडित जो लोग हैं, ब्राह्मण जो लोग हैं, उनकी बातचीत कैसे होती है, तो बोलेंगे शास्त्रार्थ होती है, यानी शास्त्र से संबंधित बातचीत वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद है 25 वर्ष के नीचे, जो 25 वर्ष जिनका उम्र उससे कम उम्र होगा ना, तो उनका बाद जो होता है दिल बहलाव होता है, ठीक है, उनका बाद दिल बहलाव होता है। और 25 वर्ष के ऊपर की जो बातचीत होती है ना, 25 वर्ष के ऊपर के जो होते हैं उनकी बातचीत सरगर्भित होती है। मतलब ये है कि उनके बातचीत में जो है ना, मतलब क्या सोच अच्छा, यानी क्या बोलते हैं, मेजोरिटी आ जाता है, ठीक है। मेजोरिटी आ जाने के कारण क्या होता है, सारगर्भित बातें हो जाती हैं। तो ये था आपका पहला चैप्टर क्लास 12 का हिंदी का बातचीत, और इसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इससे कुछ समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।